हेलो स्टूडेंट्स, तो जो ये आज की वीडियो है इसको हमने बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज़ से बनाया है। और इसमें बेसिकली हम 12th क्लास की ज्योग्राफी के और ख़ासतौर पे इंडियन ज्योग्राफी जिसके मैप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उन मैप्स के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, जो मैप का क्वेश्चन है आपका ये ज्योग्राफी में 10 मार्क्स का आता है। 5 नंबर आपके होते हैं इंडियन मैप के और 5 नंबर होते हैं आपके वर्ल्ड मैप के। तो यहाँ पर जो इंडियन मैप है हम उसका हिस्सा देखने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, जो यहाँ पर मैप की हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग होती है जनसंख्या से कि भारत के किस राज्य में कौन सी जनसंख्या रह रही है, और कौन सी का मतलब शहरी और ग्रामीण से भी है, किस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है, किस राज्य की जनसंख्या कम है। तो इनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें, जैसे हिमाचल प्रदेश जो है ये हमारा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का मतलब है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर नगरीय क्षेत्र या नगर में रहने वाले लोगों की संख्या कम हो। उसके अलावा गोवा जो है ये हमारा अधिकतम नगरीय स्तर वाला राज्य है कि यहाँ पर अधिकतम नगरीय जनसंख्या भी है और अधिकतम नगरीय स्तर भी है। यानी गोवा में बाकी पूरे देश की तुलना में ज़्यादातर शहर पाए जाते हैं। तीसरा रहता है हमारा बिहार, जो कि है अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कि यहाँ पर प्रति किलोमीटर घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर निम्नतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, प्रति किलोमीटर सबसे कम लोग देखने को मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ये आंकड़ा केवल 17 लोगों का है, प्रति किलोमीटर 17 लोग रहते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश जो रहता है हमारा ये सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य है, और सिक्किम जो है हमारा सबसे निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य है। अब ये देखिए, थ्योरी के पर्पज से आपको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसी फॉर्म में आएंगे कि लाइक सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। आपको उसका आंसर पता होना चाहिए, तभी आप मैप में उसको शो कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें, जैसे सबसे पहले हमारा हिमाचल प्रदेश, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये सबसे ऊपर हमारा आता है। जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, तो ये क्या है हमारा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य। तो बेसिक क्वेश्चन आपका क्या रहेगा कि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो जवाब रहेगा हिमाचल प्रदेश। उसके अलावा हम बात करते हैं, अगर सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या की अगर हम बात करें तो हमारे पास जवाब आता है गोवा। जो गोवा है ये हमारा उच्चतम शहरीकरण का स्तर और उच्चतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है माना जाता है। इसके बाद हमारा आता है अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य। जो ये अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य है ये हमारा रहता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल में भी काफ़ी अच्छा खासा माना जाता है, और ये जो अधिकतम जनसंख्या इसकी 27 करोड़ समथिंग मानी जाती है जनसंख्या। और इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अगर हम प्रॉपर बात करें तो वो रहता है हमारा सिक्किम। अब सिक्किम की अगर आप मेन लोकेशन देखेंगे तो आपका जो नेपाल है और आपका जो भूटान है, इन दोनों के बीच में जो छोटा सा एरिया है वो सिक्किम है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश जो हमारा क्या है निम्नतम जनसंख्या घनत्व। घनत्व का मतलब याद रखिएगा, घनत्व का मतलब किससे है, घिराव से। जो इसका घिराव है सबसे कम है, यानी प्रति किलोमीटर मात्र 17 लोग देखे जाते हैं। और इसकी लोकेशन कहाँ पे देखी जाएगी, भूटान से जस्ट अगला जो क्षेत्र होगा वो हमारा रहता है अरुणाचल प्रदेश। उसके अलावा हमारा रहता है नेक्स्ट बिहार। बिहार जो है नेपाल के जस्ट नीचे रहेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें, ये सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य माना जाता है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे पूरा। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। गोवा क्या है, अधिकतम नगरीय जनसंख्या और अधिकतम नगरीय स्तर वाला राज्य। बिहार जो है वो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, और इसका जो घनत्व है वो 1100 प्लस है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश जो निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जिसमें घनत्व केवल कितना है, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। उसके अलावा उत्तर प्रदेश जो है ये हमारा अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य है, और सिक्किम जो है हमारा निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य है। अब इसी में नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट जो रहता है आपका मैप रहता है सर्वाधिक फसल उत्पादन से, कि कौन से राज्य हैं जो फसलों के उत्पादन में लीडरशिप निभा रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर आप सबसे पहले चीज़ देखें तो फसल उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश है वो गेहूं और गन्ने के बारे में जाना जाता है। अब उत्तर प्रदेश की अगर आप लोकेशन देखें तो कहाँ से आएगा, ये आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, ये आपका हो गया उत्तराखंड, और इसके बाद जो नीचे बचेगा ये आपका बचता है उत्तर प्रदेश। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आसपास के इलाकों को भी समझ सकते हैं। आपको उत्तर प्रदेश तो पता ही होगा कि यहाँ पर सबसे बड़े क्षेत्र में देखे जाएगा। उसके अलावा दूसरा राज्य रहता है हमारा असम। असम जो है सर्वाधिक चाय उत्पादन के लिए माना जाता है, चाय मतलब चाय पत्ती से। और ये जो रहेगा ये एग्जैक्टली भूटान के नीचे रहेगा। अब ये जो मेन चीज़ रहती है लोकेशंस की, आप इन सब में आइडिया लगा सकते हैं कि भारत के कौन से राज्य के नीचे कौन सा क्षेत्र है, लेकिन जो कन्फ्यूजन है और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है वो हमें इसी साइड होती है। तो ये चीज़ याद रख के चलेगा। सबसे ऊपर जो रहेगा हमारा वो अरुणाचल प्रदेश है, उसके जस्ट नीचे असम है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर देखें
तो नेक्स्ट रहता है हमारा पश्चिम बंगाल, जो कि क्या है, अपने कपास और जूट के उत्पादन के लिए जाना जाता है, कि सर्वाधिक कपास और जूट का उत्पादन यहीं पर किया जाता है। अब ये चीज़ याद रखिएगा, कपास के लिए हमारे पास एक राज्य और है, वो रहता है हमारा गुजरात। जो गुजरात है बेसिकली ये भी कपास उत्पादन के लिए ही माना जाता है, लेकिन बंगाल को हमने इसलिए शामिल कर रखा क्योंकि बंगाल जूट के साथ साथ कपास का भी उत्पादन कर रहा है और दोनों का लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। ये पूरे देश में निर्यात भी करते रहते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी इसका निर्यात किया जाता है। उसके अलावा हमारा बचता है कर्नाटका। जो कर्नाटक है बेसिकली आपके कॉफ़ी, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन राज्य में माना जाता है। अब एक बार इसकी थ्योरी देखेंगे तो जो सर्वाधिक फसल उत्पादन में हमारा उत्तर प्रदेश जो है ये हमारे गेहूं और गन्ने के लिए जाना जाता है, गुजरात जो है वो कपास के लिए जाना जाता है, असम चाय के लिए, पश्चिम बंगाल कपास और जूट दोनों के लिए, कर्नाटक जो है कॉफ़ी के लिए। और इन सब की लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ये रहा जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड और फिर आपका आता है उत्तर प्रदेश यूपी। और इसके अलावा जब आप असम को लोकेट कर रहे होंगे तो ये रहा आपका नेपाल, ये रहा आपका भूटान, भूटान के ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे आपका असम। पश्चिम बंगाल को देखेंगे, जो बांग्लादेश के जस्ट बगल वाली जगह है वो आपका पश्चिम बंगाल रहेगा। और उसके अलावा गुजरात राजस्थान से नीचे, और सबसे आसान रहता है इसको ढूंढना, ये जो शेर का मुंह सा बन रहा है ये आपका गुजरात है। और कर्नाटक आप नीचे से दूसरे में लगा देंगे, तमिलनाडु के जस्ट ऊपर में। तो ये वो 5 राज्य हैं जो आपके सिलेबस में डाले गए हैं और जिनका उत्पादन बाकी राज्यों से इन वस्तुओं की तुलना में ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट रहता है, यह रहता है आपका तांबे की प्रमुख खदानें, कि भारत में जो तांबा है वो कहाँ कहाँ पर प्राकृतिक संसाधन के रूप में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो हमारे पास मेनली स्टेट के नाम पर 2 स्टेट रहते हैं, एक रहता है राजस्थान और दूसरा रहता है झारखंड। अब अगर हम स्टेट की बात करें, ढूंढेंगे कैसे आप, सबसे पहली चीज़ राजस्थान गुजरात के जस्ट ऊपर, जो ये आपका राजस्थान है कहाँ पर है, गुजरात के जस्ट ऊपर है। और राजस्थान में सिर्फ एक ही लोकेशन है जहाँ पर तांबा पाया जाता है, वो है खेतड़ी। ये जिनके पास हिस्ट्री होगी उनको पता होगा, ये हड़प्पा सभ्यता से भी संबंधित एक लोकेशन है और इसको खेतारी भी कहा जाता है। इस खेतड़ी को खेतारी भी लिखते हैं, तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम में। और दूसरा आता है झारखंड। झारखंड जो है उत्तर प्रदेश ये रहा, इसके बगल में बिहार हो जाएगा और बिहार के जस्ट नीचे का जो इलाका होगा ये आपका झारखंड होगा। और झारखंड में 2 लोकेशन है जहाँ पर आपको तांबे की प्रमुख खदानें देखने को मिलती हैं, एक रहता है आपका हजारीबाग और एक रहता है आपका सिंहभूम। अब देखिए, जब भी 2 लोकेशन आती है तब आपको कुछ नहीं करना होता, जो भी आपका एरिया है उस एरिया को बीच में से डिवाइड कर दो, 1 पॉइंट इसके ऊपर मार दो, 1 पॉइंट इसके नीचे मार दो। मेनली क्या होता है कि आपका राज्य सही होना चाहिए, आपको मार्किंग पूरी मिल जाती है। तो फिर से याद रखेंगे, इसमें तांबे की प्रमुख खदानें भारत में केवल 3 हैं। पहली है खेतड़ी जो राजस्थान में, और जो बाकी 2 हैं हजारीबाग और सिंहभूम, ये आपको झारखंड में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे इसमें। नेक्स्ट आता है आपका कि लौह अयस्क की प्रमुख खदानें कौन सी। अब लौह अयस्क जो है भारत में 4 अलग अलग जगहों पर बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। जैसे पहला है रत्नागिरी, दूसरा है बेल्लारी, तीसरा है बैलाडीला और चौथा है मयूरभंज। अब जो आप रत्नागिरी की बात करते हो, रत्नागिरी जो है वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा और महाराष्ट्र जो है गुजरात के जस्ट नीचे। और जैसे पहले बताया कि आपकी मेन स्टेट ठीक होनी चाहिए, अगर आपकी स्टेट ठीक है तो आपकी लोकेशन को ओके कर दिया जाएगा। तो महाराष्ट्र आपने ढूंढ लिया, यहाँ पर आप करके रत्नागिरी यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा आता है बेल्लारी। बेल्लारी जो है एकदम एग्जैक्ट महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक, और इसी कर्नाटक में बेल्लारी आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरा आता है आपका बैलाडीला। बैलाडीला मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ जो है ये आपका उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दोनों के जो बीच के इलाके से एक लाइन जा रही होगी, जस्ट वही आपका छत्तीसगढ़ है। और जो छत्तीसगढ़ है इसमें आपकी सिर्फ एक ही जगह है जो कि किससे संबंधित है, लौह अयस्क की खदान से, इसको कहते हैं बैलाडीला। और चौथा रहता है आपका मयूरभंज, जो आपका रहता है उड़ीसा में। उड़ीसा एग्जैक्ट छत्तीसगढ़ के बगल में, तो यह रहेगा आपका मयूरभंज। आपकी पूरा प्रॉपर 4 चीज़ें हैं जो लौह अयस्क की प्रमुख खदानों के नाम में जानी जाती हैं। पहला है रत्नागिरी, बेल्लारी, बैलाडीला और मयूरभंज। रत्नागिरी मिलेगा महाराष्ट्र में, बेल्लारी मिलेगा कर्नाटक में, बैलाडीला मिलेगा छत्तीसगढ़ में और मयूरभंज मिलेगा उड़ीसा में। और यहाँ पर जो 4 राज्य ऑलमोस्ट एक दूसरे के अगल बगल में हैं। उसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। जो हमारा नेक्स्ट रहता है ये हमारा मैग्नीज की खदानों से संबंधित है। और भारत में मैग्नीज की मेन खदानें जो हैं वो सिर्फ 2 हैं, एक है बालाघाट और दूसरा है शिमोगा। बालाघाट और शिमोगा। बालाघाट जो है ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी और शिमोगा जो है वो आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश देश का बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा, आप वहाँ पे लगा सकते हैं, ये आपका बालाघाट बन जाएगा। उसके अलावा शिमोगा जो है कर्नाटक में, कर्नाटक रहेगा आपका महाराष्ट्र के
नीचे। और ये दो ही ऐसी लोकेशन है जो मैग्नीज की खदानें जहाँ पर पाई जाती हैं। पहला है बालाघाट जो कहाँ पर है मध्य प्रदेश में, दूसरा है शिमोगा जो कहाँ पर है कर्नाटक में। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट जो है आपका ये प्रमुख तेल शोधनशालाएं देखी जाती हैं, यानी जो तेल की रिफाइनरीज हैं भारत में जहाँ पे कच्चा तेल निकाला जाता है, रिफाइन किया जाता है, वो सिर्फ 3 है हमारे पास। एक है मथुरा, दूसरा है जामनगर, तीसरा है बरौनी। अगर आप मथुरा की बात करोगे सिंपल सा उत्तर प्रदेश दिल्ली के जस्ट पास में आप लगा सकते हैं, ये आपको मथुरा। उसके अलावा जामनगर जो कि आपको कहाँ मिलेगा गुजरात में, गुजरात वही शेर के मुंह पे, और बरौनी जो है आपका बिहार में। फिर यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, आपको इंडियन मैप में सिर्फ स्टेट्स की प्रैक्टिस करनी है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, और स्टेट भी याद रखना हो, एक स्टेट देख लो और उसके इर्द गिर्द देख लो। सिर्फ 1 से 2 प्रैक्टिस में पूरा का पूरा मैप आपको स्टेट्स जो है लाइन वाइज याद हो जाएगा। और मेन फोकस जो आपको करना है वो सिर्फ इस नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से पे करना है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे इसमें, नेक्स्ट जो रहता है आपका कि मुख्य कोयला खदानों पर रहता है कि मुख्य रूप से कोयले की खदानें भारत में कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। हमारे पास 4 खदानें हैं जो बहुत बड़े लेवल की हैं। एक है रानीगंज, दूसरी है हमारी बोकारो, तीसरी है हमारी झरिया, और चौथी नेवेली। जो यहाँ पर रानीगंज है ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, और पश्चिम बंगाल जो है ये आपका जस्ट बांग्लादेश के बगल में। उसके अलावा बोकारो और झरिया दोनों झारखंड में रहेंगे, झारखंड बिहार के जस्ट नीचे। अब यहाँ पर फिर से वही बात कि अगर 2 स्टेट्स एक ही स्टेट में हमें 2 लोकेशन दिखानी है तो एक एरिया उसको बीच में से डिवाइड करेंगे, एक लोकेशन ऊपर और एक लोकेशन उसके नीचे। बोकारो और झरिया दोनों कहाँ पर मिलेंगी झारखंड में। उसके अलावा नेवेली जो कि तमिलनाडु में, तमिलनाडु बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे, जो ये ह्यूमन फेस जैसा शेप बन रहा है यहाँ पर आपको तमिलनाडु दिखेगा। और तमिलनाडु में एक लौती हमारी लोकेशन जो कोयला खदानों से संबंधित है वो है आपकी नेवेली। तो इन चारों को याद रखिएगा कि प्रमुख कोयला खदानें कौन सी हैं, रानीगंज, बोकारो, झरिया और नेवेली। इन चीज़ों में समझने वाली बातें ये भी हैं कि यहाँ से आपका MCQ भी उठ के आएगा कि तमिलनाडु में कोयले की खदान का नाम क्या है जो पाई जाती है। तो इस तरीके से MCQ के लिए भी इसको प्रिपेयर रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो रहता है आपका मुख्य बॉक्साइट खदानें। और जो ये बॉक्साइट खदानें ये भी भारत में सिर्फ 3 है जिसको इंपॉर्टेंस मिली हुई है जो बड़े लेवल पे जहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है। पहला है कटनी, दूसरा है बिलासपुर और तीसरा है कोरापुट। जब आप कटनी की बात करते हैं तो ये आपको कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सिंपल देश के बीचों बीच कह लो, गुजरात के बगल में कह लो, राजस्थान के नीचे, उत्तर प्रदेश के नीचे, या फिर छत्तीसगढ़ के बगल में। चारों तरफ से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश मिलेगा। और मध्य प्रदेश में इकलौती लोकेशन जहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है वो रहती है आपकी कटनी। उसके अलावा दूसरा आता है हमारा बिलासपुर। बिलासपुर आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ जो है एकदम बिहार के नीचे, झारखंड के जस्ट बगल में आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में इकलौती लोकेशन जहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है वो है आपका बिलासपुर। तीसरा रहेगा आपका कोरापुट। कोरापुट जो है आपको उड़ीसा में मिलेगा, एकदम छत्तीसगढ़ के बगल में। अब ये जो बॉक्साइट है यहाँ से जो क्वेश्चन है लगातार रिपीट होते हैं, ये हर साल इनमें से एक लोकेशन आपको उठकर आती है। इन 3 में से कोई ना एक तो फिक्स रहेगी कि बोर्ड में आपसे पूछी ही जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट आते हैं भारत के प्रमुख महानगर। महानगर देखिए बहुत सारे हैं भारत में, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ 5 ही हैं, लेकिन जो इंटरकनेक्टिविटी है इन चारों पांचों के बीच की वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब काफ़ी हद तक देश में काफ़ी सारे क्रियाकलाप है जो इनके ऊपर डिपेंड भी हुए पड़े। जैसे दिल्ली है हमारा प्रमुख महानगर, मुंबई है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, कलकत्ता है। अब ये सारी चीज़, दिल्ली तो पता ही है कि उत्तर भारत में सबसे छोटा सा इलाका हरियाणा से जो लगा होगा वो दिल्ली। उसके अलावा आप ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल में कलकत्ता देखने को मिलेगा। उसके अलावा बेंगलुरु मिलेगा यहाँ पर कर्नाटक में, तमिलनाडु के ऊपर महाराष्ट्र के नीचे, और महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा मुंबई, और तमिलनाडु में आपका रहेगा चेन्नई। तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई चारों दिशाओं में एक एक आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ साथ जो आपका तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के जो बीच का इलाका होगा वो आपका रहेगा कर्नाटक का। और यहाँ पर कर्नाटक में आपका क्षेत्र कौन सा है, बेंगलुरु। और इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब जो आपका नेक्स्ट रहता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन फिक्स हैं कि 2 तो पूछे जाएंगे कि प्रमुख समुद्री पतन क्या है। अब जो ये प्रमुख समुद्री पतन की आप बात करते हैं तो इसको आपको पहले तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक रहेगा आपका पूर्वी और दूसरा रहेगा आपका पश्चिमी। ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट की बात की जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप बात करते हो समुद्री पतन की, वैसे भी यहाँ पर सिर्फ 10 बताए गए हैं, तो इनका मतलब ये है कि ये वो 10 हैं जिनसे
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। इनके साथ आपको एक और देखने को मिलेगा जो है न्हावा शेवा, जो कि मुंबई पतन का भार को कम करने के लिए बनाया गया था। अगर सबसे पहले हम पूर्वी पोर्ट से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो हल्दिया पतन है ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल की लोकेशन याद रखिएगा, बिल्कुल बांग्लादेश के बगल में। अब यहाँ से आपको जितने भी ये तटीय क्षेत्र देख रहे हैं, इन सभी तटीय क्षेत्र में जितने भी राज्य हैं, इन्हीं राज्यों में आपको एक एक दो दो पतन देखने को मिल जाएंगे। एक छोटा सा लॉजिक ये लगाना है कि यहाँ पर समुद्री पतन की बात की जा रही है, समुद्री बंदरगाहों की बात की जा रही है, तो जो जो राज्य भारत के समुद्र के पास हैं उन्हीं में आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ तटीय क्षेत्र आपको लाइन से याद रखने हैं। पहला है आपका हल्दिया, जो आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। फिर अगले राज्य में आओगे, अगला राज्य है उड़ीसा, और उड़ीसा में आपको पाराद्वीप देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगले राज्य में आओगे वो है आपका आंध्र प्रदेश। अब जो ये आंध्र प्रदेश है यहाँ पर आपको विशाखापट्टनम पोर्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट रहता है आपका तमिलनाडु। जो ये तमिलनाडु है यहाँ पर आपको दो पोर्ट देखने को मिलते हैं, एक रहता है तूतीकोरिन और दूसरा रहता है चेन्नई। उसके अलावा अगले राज्य में आप जाओगे तो अगले राज्य में आपको केरल में आपको एक ही देखने को मिलेगा, वो है कोच्चि। उसके अलावा कर्नाटक में अगले राज्य में जाओगे तो यहाँ पर न्यू मंगलुरु पोर्ट आ जाएगा। गोवा में जाओगे, गोवा में मर्म गोवा आ जाएगा। उसके अलावा महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट और गुजरात में कंडाला पोर्ट। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको समुद्र के आसपास के इलाके देखने हैं और लाइन से हर राज्य में एक एक भरते हुए जाना है। पश्चिम बंगाल में है आपका हल्दिया, उड़ीसा में पाराद्वीप, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में तूतीकोरिन और चेन्नई, केरल में कोच्चि, कर्नाटक में न्यू मंगलुरु, गोवा में मर्मगांव, महाराष्ट्र में मुंबई और गुजरात में आपका कंडाला पोर्ट। तो ये 10 आपके मेन है। इनमें एक आपको न्हावा शेवा देखने को मिलेगा, वो भी आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रमुख वायु पतन, जो आपके मेन एयरपोर्ट्स हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है एयरपोर्ट का, जो आपको इंटरनेशनल कनेक्टिविटी देते हैं। अब यहाँ पर ऐसे नहीं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको हर राज्य में देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ मेन गिने चुने राज्य हैं जहाँ पर आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलेंगे। पहला रहता है आपका अमृतसर, जो कहाँ है, पंजाब में, बिल्कुल एग्जैक्टली जम्मू कश्मीर के नीचे आपको पंजाब की लोकेशन मिलेगी। दिल्ली एयरपोर्ट, जो कहाँ पर है, दिल्ली में ही है, और ये आपको बिल्कुल हरियाणा के पास छोटी जगह देखने को मिलेगी। तीसरा आता है आपका अहमदाबाद पोर्ट, जो क्या है, गुजरात में, गुजरात बिल्कुल शेर के मुंह पे। उसके बाद रहता है आपका मुंबई एयरपोर्ट, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र आपको गुजरात के नीचे देखने को मिलेगा। सेम इसमें अगला राज्य आ जाएगा आपको कर्नाटक, कर्नाटक में आपको बेंगलुरु एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। कर्नाटक के नीचे आपका केरल, केरल में आपको तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट देखने को मिल जाएगा। फिर अगले राज्य में आप जाओगे चेन्नई, चेन्नई एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, कहाँ पर, आपको तमिलनाडु में। उसके अलावा नेक्स्ट राज्य में ऊपर जाओगे तो आपको विशाखापट्टनम एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, कौन से राज्य में, आंध्र प्रदेश में। और उसके अलावा आपको एक गैप देके अगले में जाना है, वो है आपका कोलकाता एयरपोर्ट, जो कहाँ पर मिलेगा, पश्चिम बंगाल में। अब अगर आप इन पे सिर्फ ध्यान भी देते हैं और जिसमें आपने स्टेट्स को भरना सीख लिया, सिर्फ आपको स्टेट्स के नाम पता हो गए, तो वहाँ पर आपने 50% काम कर दिया है। और बाकी सारी चीज़ें छोटे से लॉजिक के साथ, कौन सा किस सीक्वेंस में है, उसमें 2 से 3 दिन की प्रैक्टिस में सारा समझ में आ जाएगा। और बोर्ड में उसी बच्चे के 90 से 95 जाते हैं जो बच्चा मैप ठीक करके आता है। जिसका मैप गलत, वो 90 से नीचे ही रह जाएगा और 100% रह जाएगा। और इसी में उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।